नमस्कार। पूरी मनुष्य जाति का इतिहास, जब से एक सामाजिक ताने बाने में पूरी मनुष्य जाति जुटी अपने अपने संगठनों में, अपने समूह में या अपने क्षेत्रफल में, ये तय किया कि कुछ अलिखित कानून, कुछ लिखित कानून या फिर कोई किताब ही सही, उस किताब के साथ, उन नियम कानूनों के साथ हम चलेंगे। भारत ने भी एक किताब को अंगीकृत किया जिसको हम भारत का संविधान कहते हैं। भारत ने और भारत के लोगों ने ये तय किया कि इस किताब के नियम कानूनों पर ही हम अपनी जो देश है उसको आगे बढ़ाएंगे, एक नागरिक के रूप में हम कैसे चलेंगे। और आज 26 जनवरी है, उस किताब संविधान के बारे में और संविधान की यात्रा के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे बीच 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान मौजूद हैं। मैं परिचय कराना चाहूँगा डॉक्टर मेजर मनोज राजे, जो आर्मी का उनका अपना अनुभव है ही, साथ ही अब भारतीय समाज को समझने की कोशिश भी वो लगातार कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। हमारे बीच डॉक्टर जगदीश सूर्यवंशी जी हैं। समाज सेवा का लंबा अनुभव है उनको और सामाजिक मुद्दों पर जिस तरह से वो सक्रिय रहते हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। हमारे साथ रवीश कुमार जी हैं, समाज सेवी हैं और एक अपनी अलग ही सोच के साथ, अलग ही तर्कों के साथ समाज के ताने बाने को पर अपनी राय रखते हैं। आज हम बात जब संविधान की कर रहे हैं तो तीनों ही मेहमानों से इस पे बात करेंगे कि इस पुस्तक को या इस जो संविधान है, भारत की आत्मा जिसको अगर हम कहें, किस तरह से देखते समझते हैं। एक लंबा समय हो चुका है, तो इस संविधान की जो यात्रा रही है वो उस यात्रा में क्या बदलाव आए, क्या पड़ाव आए और क्या अब चुनौतियाँ हैं। शुरुआत हम करते हैं डॉक्टर सूर्यवंशी से। डॉक्टर साहब, भारत का संविधान जिसे देश पूरी दुनिया में एक बड़ा और महत्वपूर्ण संविधान भी कहा जाता है, पहला सवाल जो मेरा ये है कि कैसे आप देखते हैं, मतलब भारत के लोगों को कितना उपयोगी रहा एक लंबी यात्रा में? नमस्कार सर। भारत का संविधान संसार के संविधानों में एक बहुत ही अच्छा, जिसमें एक चींटी से लेके एक हाथी तक की और एक पक्षी से लेके एक मानव तक की सुरक्षा की गारंटी देता है। इस संविधान की अन्य देशों ने भी नकल की है। बड़े बड़े लोगों ने इस संविधान को सराहा है। संविधान के लागू होने के बाद में जिन लोगों ने इसको पॉजिटिवली अंगीकृत किया है उनमें आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। जो लोग केवल इसको विरोधात्मक रूप से ही देखते रहे हैं, वो लोग ज़्यादा संविधान को अंगीकृत नहीं करने के कारण वो उससे उतने पिछड़े हुए रहे हैं। यद्यपि देखा जाए, जहाँ मनुष्य एक अमानवीय जिंदगी, संविधान के पूर्व में एक अमानवीय जिंदगी जीने को मजबूर था, जिसको ना पहनने ओढ़ने का बहुत अच्छा संसाधन था, ना ही वो अपने मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ जानता था। जिसको जो बता दे कि ये आपके पालन करता है, उनको मान लेता था। संविधान ने इतना परिवर्तन लोगों में किया, विशेष करके महिला और इस देश के तमाम शूद्र समाज, उसको एक बहुत बड़ी सांस लेने का इसमें मौका मिला है और नार की ज़िंदगी से वो मानवीय ज़िंदगी की ओर प्रवेश किया है। और मेरे ख्याल से जो कुछ उसमें परिवर्तन हुआ वो संविधान के कारण हुआ। बाकी वो अपनी आस्था स्वरूप दूसरे ग्रंथों को और उनको मानता रहा, परंतु उसका परिवर्तन होने का ही साधन संविधान रहा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने एक इस चर्चा को एक अलग दिशा दी है, उस पर मैं सवाल बाद में करूंगा, लेकिन डॉक्टर मेजर मनोज राजे से सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब जी, एक आरोप जब तक लगता रहता है कि भारतीय संविधान दलितों और पिछड़ों और जो वंचित तबके के लोग हैं उनके लिए ही फोकस करके लिखा गया है, जो कथित
सामान्य वर्ग का तबका है उसके लिए बहुत कुछ है नहीं, क्या इसमें आपको सच्चाई लगती है? बिल्कुल नहीं, इसको तो मैं सिरे से नकारना चाहूंगा। संविधान में जो सबसे बड़ी बात है, वो किसी भी देश का संविधान हो, उसमें समानता की बात होती है। देखिए, गैर बराबरी किसी भी देश की बहुत बड़ी सच्चाई होती है, और चूंकि भारत का जो समाज है वो तो बहुत ही डाइवर्सिफाई रहा है। महिलाओं और पुरुषों के बीच में आप अंतर देख सकते हो। हमारे देश में ही कुछ राज्य ऐसे हैं जो पिछड़े हैं, और कुछ ऐसा माना जाता है कि तुलनात्मक रूप से विकसित है। गरीब अमीर में एक भेद है। इस पूरे भेद को मिटाकर जो बराबरी पे लाता है, जो सबको बराबर देखता है, वो चीज संविधान, ये संविधान के मूल में है। और सारी चीजें जो हमारे, अगर परंपरा की भी बात करें, जो परंपरा में बातें कही गई हैं, जैसे अगर उपनिषद की मैं आपको बात कहूं, तो उपनिषद में ये कहा जाता है कि आप किसी भी परंपरा को अगर ट्रेस करते जाएं, तो उसके लास्ट में एक ऋषि बैठा और उस एक ऋषि की समझ है। तो वो एक व्यक्ति जो एक व्यक्ति की समझ को वेटेज देता है। संविधान भी क्या कर रहा है, हर एक नागरिक को जो उसकी समझ है। लाखों लोग एक तरफ सोच रहे होंगे, लेकिन एक व्यक्ति अगर उसकी समझ औरों से अलग है, तो उसको भी बोलने और अपनी राय रखने का अधिकार है। वोटिंग का अधिकार देखिए आप इसमें। विकसित देश जो कहलाते थे, उनमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार बाद में आया, भारत की आजादी के बाद ही आया। जबकि हमारे लोगों ने सारी उसी समय महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया। वो भी उस समय जब कई मान्यताएं ऐसे मानते थे कि महिलाएं तो साफ पिछड़ी हैं, वो ये क्या चुन पाएंगे सरकार, सामाजिक स्थिति उनकी इतनी अच्छी नहीं थी। तो संविधान ने क्या किया कि सबको बराबरी पे लाके खड़ा किया। दूसरा, एक जो सिस्टम था वो कभी था नहीं हमारे पास। अगर आपको याद हो, इतिहास में जाए तो 565 रियासतें थी जब हम आजाद हुए। तो अब जाहिर सी बात है, उन 565 रियासतों के नियम कानून एक से तो नहीं होंगे, अपने हिसाब से रहे होंगे। लेकिन पूरे देश को एकीकृत अगर करने का काम किया है, वो संविधान ने किया है। ये चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, ये सब किसके लिए उत्तरदायी है? या एक सबसे निचला व्यक्ति संविधान के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल जी। एक बड़ी बात है कि जो भारतीय समाज को हम विविधताओं का समाज कहते हैं, वो सच्चाई है, लेकिन इसी के साथ भारतीय समाज विषमताओं का समाज भी है। जाति के आधार पर विषमताएं, धर्म के आधार पर विषमताएं, आर्थिक आधार पर विषमताएं, इन विषमताओं को दूर करते हुए भारतीय संविधान ने सिर्फ एक ही बात को चुना, वो थी व्यक्ति की, उसकी अपना एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी जो आत्मसम्मान है या स्वाभिमान है, उसको चुना। यानी कि आज के संदर्भ में हम बात करें, भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कोई भी हो या भारत का सबसे गरीब व्यक्ति भी कोई भी हो, दोनों की ताकत एक वोट है, और ये सबसे बड़ी बात है। और भारतीय संविधान ये सुरक्षा भी देता है कि आपके नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने की वो बात करता है। एक बड़ा तबका है जिसको मजदूरों का तबका कहते हैं। इस तबके को लेके संविधान कैसे सोचता है, क्या विचारता है रवि जी? सबसे पहले तो मैं आपको ये जो मनोज जी से आपने एक सवाल पूछा था कि क्या संविधान सिर्फ दलितों के लिए काम कर रहा था, ठीक है ना, तो मैं उस बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। आप ये देखेंगे कि संविधान में जब महिलाओं के लिए बात कही गई, तो ये नहीं कहा गया कि ये सिर्फ एससी की महिलाओं के लिए है, ये सवर्ण महिलाओं के लिए भी बात की गई थी। अगर मजदूरों के लिए कोई बात कही गई, तो ये स्पेशली नहीं कहा कि दलित मजदूरों के लिए या कोई आदिवासी मजदूरों के लिए कुछ अलग से। मजदूरों को एक रखा गया। जब आप उस टाइम की परिस्थितियों को देखते हैं कि सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों में और इन लोगों में कितना अंतर था, तो उस अंतर को पूरा करने के लिए ही उनने समाज में जो पिछड़ा तबका है उनके लिए कुछ अधिकार दिए। वो समाज के उस धड़े को उनसे आगे ले जाने की बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे कि दोनों लोग एक इक्वल पोजीशन पे आए। और जब कोई भी समाज हो जिसके आधे लोग अगर पढ़े लिखे नहीं है और उनको अधिकार नहीं है,
तो वो देश ना तो तरक्की कर सकता है, ना उसका उतना विकास हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी, आप अभी जो बात कर रहे हैं कि 75 साल में संविधान से देश को क्या मिला? आप देखो, तो मैं आपसे एक सवाल छोटा सा पूछूं कि आपकी 2 बेटियां हैं घर में, तो अगर आप बेटी को वो स्कूल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? तो आपको हँसी आएगी। आप कहेंगे रवि जी आपने मेरे से कौन सा सवाल पूछ लिया? मगर कल्पना कीजिए आज से 75 साल पहले कि अगर कोई आदमी ये कहता था कि मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजूंगा, तो कितनी पाबंदियां होती थी। तब वो, एक तो घर के लोग ही तैयार नहीं होते थे कि नहीं, बेटी को स्कूल भेजना मतलब बड़ी गलत बात है। तो आज देखिए, अगर संविधान नहीं होता और वो बेटियां नहीं पढ़ती, तो देश की आधी से ज्यादा आबादी तो वैसे ही अशिक्षित होती और देश कहां से कहां होता। देश की जो आज प्रगति आप देख रहे हैं वो कहाँ होती है? आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि अगर संविधान में महिलाओं को ये अधिकार नहीं मिले होते तो देश की क्या स्थिति। दूसरी मैं बात करता हूं, आपने पूछा था श्रमिकों की। श्रमिक संगठनों को जब मान्यता दी गई संविधान में, उसके बाद ही श्रमिकों का जीवन स्तर ऊपर उठा। रेलवे में, कई सेक्टर में जब जॉब मिले लोगों को, तब उनकी न्यूनतम मजदूरी तय की गई। पहले कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं होती थी। आपने भी काम सुना के होगा, घंटे भी तय नहीं काम थे। के घंटे भी तय नहीं, और लोगों को बेगार पे काम करना पड़ता था। भाई, बंधुआ मजदूर होते थे, एक वक्त का खाना देके उन्हें पूरा दिन भर काम कराया जाता था। बिल्कुल। तो आप उस स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते कि संविधान ने हमें कहां से कहां ले जाके खड़ा कर दिया है। और इस देश को, जहां देश में संविधान की आजादी, संविधान लागू होने के पहले पूरे देश को खाने के लिए भी अनाज पैदा नहीं होता था, वो देश आज कहां से कहां आ चुका है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। एक सवाल जब संविधान पर खड़ा हो रहा है कि उसकी उपयोगिता पर, दूसरा एक सवाल साथ ही साथ खड़ा हो रहा है, वो ये हो रहा है कि संविधान को खत्म करने की साजिशें भी इधर उधर से खूब तेजी से हो रही हैं। आप इसको लेके क्या मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया सर। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, मेजर मनोज राजे सर ने जो बोला है उसके बारे में मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि बाबा साहब ने अपनी तमाम सुख सुविधाओं को से वंचित रहते हुए 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ये पवित्र ग्रंथ तैयार किया। और पवित्र ग्रंथ तैयार करके जब वो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, लाल बहादुर शास्त्री साहब और महात्मा गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए गए थे, उस टाइम के 2 फोटो वायरल होते हैं। पहला फोटो है बाबा साहब, उसमें मुस्कुराते हुए दिखते हैं, और तत्काल बाद संविधान देते ही से बाबा साहब के चेहरे पे थोड़ी सिनक आती है। आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकार वहां लगे हुए थे, उनने पूछा कि बाबा साहब, अभी तो आप संविधान भेंट करते हुए मुस्कुरा रहे थे और तत्काल आपको चेहरे से आपकी मुस्कुराहट खत्म हो गई। तो बाबा साहब ने कहा था कि मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि मैंने इस धरती पर पाए जाने वाले तमाम प्राणी मात्र के लिए यह संविधान बनाया जो इनके हक अधिकारों की रक्षा करेगा। और दूसरा, मुझे मायूसी इसलिए आई कि यदि इस संविधान को चलाने वाले यदि लोग अच्छे नहीं रहे तो ये संविधान लोगों के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। आज भी जो असमानता है, विशेष करके यहाँ का 85% वर्ग और मेनली किसान वर्ग, वो किसान चाहे किसी भी वर्ग और वर्ण का हो, अभी हम जो कह रहे हैं कि आज भी छुआछूत व्याप्त है, उसके बारे में यहाँ की कोई व्यवस्था सुनने को तैयार नहीं है, ना मानने को तैयार है। भले ही उनका ही प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लिख रहा हो, परंतु आज आप खुले बाजार में देखिएगा, किसान अपनी उपज को लेके आता है, उसकी बोली बढ़िया लगाता है,
यानी किसान की उपज की कीमत बनिया आंकता, जिसे खेती करने का कोई आइडिया नहीं है। मंडी में जाता है, उसने बोला गेहूं 1500 रुपये क्विंटल, 1501, 1502, 1503। यदि उसे 1500 में बेचना तो बेच दे, अदरवाइज वो कैंसिल कर देते। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बनिया ने अपनी जो वो उपज नहीं करता, केवल हाथ साफ करता है, वहां उसने लिख रखा फिक्स रेट, बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। तो अभी संविधान को ठीक से अभी लागू ही नहीं हुआ है। इस बीच में जो देश को, संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, क्योंकि इस देश में मुगल आए, ह्यून आए, यहूद आए, उनकी तानाशाही लंबे टाइम तक नहीं चली है। एक बलपूर्वक बेला फुसला के या कहीं बेईमानी करके सरकार बनाना एक बात अलग है, परंतु ये संविधान को बदलना कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है, क्योंकि संविधान में बताइए कि इससे परेशानी क्या है। ये तो ठीक वैसा हुआ कि संविधान बदलना यानी कोई सीरियस मरीज है उनको आईसीयू में मत रखो, उसको जनरल वार्ड में भेज दो, और जो जनरल मरीज है उसको आईसीयू में रखो। उन लोगों की सोच है, इसलिए वो संविधान को बदलने की बात करते हैं। ये कहीं से कहीं तक मैदानी रूप पर ये लागू होने का नहीं है। तानाशाही चला के इस देश में वैमनस्यता को पैदा किया जा सकता है। भाई आप उससे अच्छा है कि यहाँ इस संविधान को लागू करिएगा, संविधान को लागू करिएगा ताकि यहाँ समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के रिश्ते से सभी लोग अमन, चैन और शांति से रहें। आज बदलने वालों ने ये स्थिति पैदा कर दी है। कहीं मुस्लिम मोहल्ला है तो वहाँ हिंदू देर रात में जाने में डरता है, कहीं हिंदू मोहल्ला है तो वहाँ मुस्लिम देर रात आने में डरता है। तो ये कौन सी संविधान की मूल विचारधारा को आप पालन करवा रहे हो? ये उन लोगों की सोच ठीक नहीं है, ना देश हित में, ना राष्ट्र हित में, ना समाज हित में, ना मानव हित में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर सूर्यवंशी ने कही। मनोज जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे करता हूं कि इस संविधान दिवस पर और आज के संदर्भ में अगर देखा जाए, सार्थक बहस को अब खारिज कर दिया गया है पूरी तरह से। आप या तो हमारे साथ हैं या फिर नहीं हैं। हर तरफ एक यही जो एक माहौल बना हुआ है। कैसे आप देखते हैं, अब आज क्या उम्मीद है आपको कि ये जो माहौल है, जबकि पूरा देश, मतलब परंपरा रही है पूरे हिंदुस्तान की, संविधान से पहले से भी परंपरा रही है कि हर विचारधारा को अंगीकृत किया गया है, स्वीकार किया गया है, और बड़ी से बड़ी विचारधारा एक विलोपित हुई है और नई विचारधारा फिर आ गई कहीं से। अब जो माहौल बना हुआ है कि अगर आप मेरे समर्थन में बात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मेरे विरोधी ही हैं। आपके क्या अनुभव हैं और कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप मेरे समर्थक नहीं हैं और मेरे विरोधी हैं तो फिर ये संवाद वाली बात नहीं बनती है। इसमें केवल समाज टूटता है, समाज बनता कब है? कोई भी दो व्यक्ति एक से नहीं है। हमारे उस्ताद जो हैं वो बोलते हैं कि प्रकृति में ताकत ही नहीं है कि वो दो एक सी चीजें बना सके। तो अब जब दो एक सी चीजें नहीं हैं या दो एक से व्यक्ति नहीं है तो उनकी सोच अलग होगी, भाई भाई की सोच अलग होगी। एक परिवार में 5 लोग हैं तो उनकी सोच अलग होगी। अब जब सोच अलग है तो उनके झुकाव अलग होंगे, झुकाव अलग हैं जो विचारधारा के, तो फिर क्या होगा? फिर क्या आप भाई भाई में टकराव चाह रहे हैं? एक राजनीति या किसी पर्टिकुलर संगठन की मजबूरी हो सकती है तो उसे अपने लोगों को बहुत उग्र तरीके से एड्रेस करना है। ये समाज की मजबूरी नहीं। अगर आप उस बहकावे में आएंगे, समाज टूटेगा और आखिर में ये देश टूटेगा। ये वाली बात। दूसरा, एक किताब जो है वो उसी को तो जोड़ने की कोशिश कर रही है जो उसकी मूल भावना क्या है, बंधुत्व वाली बात है। यही हम वेद में बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के साथ पूरी दुनिया जो है वो एक परिवार है। पूरी दुनिया परिवार कैसे हो?
क्या परिवार में सारे सदस्य एक से होते हैं या एक सा सोचते हैं? नहीं, सब अलग अलग सोचते हैं, लेकिन वो एक परिवार का हिस्सा है, ये हमें मानना पड़ेगा। इस देश में डायवर्सिटी इतनी है, नागालैंड आप चले जाइए, मैं तो रहा हूं वहां, जी वहां आपको एहसास नहीं होगा कि आप अपने देश में हैं। वो इधर आते हैं तो वो बिल्कुल अलग दिखते हैं, लेकिन वो भारतीय हैं। बिल्कुल। चेन्नई चले जाइए, खाना पीना उनका बोलना इतना अलग है हमसे, जो नॉर्थ वाले जो स्टेट हैं, राज्य हैं। तो इतना जो डाइवर्स अंतर है, इन सबको जोड़ने का काम करता है संविधान। अब संविधान चूंकि गणतंत्र दिवस है, बहुत सारी बातें होती हैं कि इसको कहीं से कॉपी करके ला दिया गया और ये सब कर दिया गया। आप ये क्यों भूल जाते हैं जो सर ने अभी बात कही, 2 साल 11 महीने 18 दिन एक एक चीज पे घंटों बहसें की हैं। बिल्कुल। उसके बाद भी, मतलब इतने दिन में इतनी बहसों के बाद एक किसी नतीजे पे हुआ वो कानून संविधान में पारित हुआ। इतना सब होने के बाद भी आज संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया है। आपको क्या लगता है कुछ नया लाके लागू हो जाएगा? और होगा भी तो फिर उसके बाद समाज की क्या स्थिति होगी? और उस समय तो, अभी जैसे जो विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, उस समय तो ये बाध्यता बिल्कुल नहीं थी कि हमें अपने वोटों के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी पर्टिकुलर जो वर्ग को हमें सेटिस्फाई करना है। तो उन्होंने तो पूरी ईमानदारी से बनाया 2 साल के, क्योंकि उनकी बाध्यता नहीं थी कि हमें चुनाव में जाना है या कुछ पर्टिकुलर मुद्दों के नाम पे जीतना है। तब वो संविधान बना और लागू हुआ है। और यही भारतीय गणतंत्र की खूबसूरती है कि वो सबको समावेश करती है। जी बिल्कुल। और ये जो बहस की बात है, दरअसल इसीलिए लोकसभा बनी, इसीलिए राज्यों में विधानसभा बनी कि एक स्वस्थ और सार्थक बहस वहां पर हो सके और लोगों के भले के लिए, उनके हित में कानून लाए जा सके, सुविधाओं को जुटाया जा सके। जो संविधान के निर्माता लोग थे, बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ बाकी साथी भी, वो चाहते तो बहुत आसान था कि किसी भी किताब को चुन सकते थे। और उस समय एक जोर भी था कि XYZ धर्म की इस किताब को आप लागू कीजिए और हमारी तो परंपरा इसी धर्म को लागू कर, इसी के आधार पर चलती है। लेकिन उन लोगों की आप दूरदर्शिता देखिए कि उन्होंने धर्म की जगह विज्ञान को चुना, उन्होंने स्वतंत्रता को चुना, उन्होंने बंधुत्व को चुना और उन्होंने एक ऐसे देश की कल्पना की जो आने वाले समय में पूरी तरह से शिक्षित होगा, वैज्ञानिक सोच का एक देश होगा। इस बहस जो हमारी चर्चा थी, वो चर्चा इसी पर केंद्रित थी कि संविधान हमको अंतिम रूप से एक उम्मीद देता है कि एक अच्छा देश, अच्छा भारत हम बना पाएंगे। ये चर्चा आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा और आगे भी हम हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसी के साथ नमस्कार।